स्टोरी स्टार्ट होती है एक टफ गाय से जो बेड पे पड़ा है और उसके पास एक ब्लैक लेदर आउटफिट पड़ा हुआ है, जिससे तुरंत समझ आ जाता है कि पहला विक्टिम ऑलरेडी गिर चुका है। वो उठता है, थोड़ा उल्टा पुल्टा सा और कहता है, अरे मैं होटल में कैसे, मैं अपने बेड में क्यों नहीं हूँ। साइड में देखता है तो एक वाइल्ड और ब्यूटीफुल लड़की लेटी होती है और सोचता है, ओए ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, क्या मेरी रात भी इतनी वाइल्ड थी। तभी उसके फोन पे एक कॉल आता है, एक लड़की का नाम शियाओ जा। उसे तुरंत याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसने उससे कॉलेज के पहले साल में रिजेक्ट किया था, और अब वही लड़की सामने खड़ी है चिल्लाते हुए, क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे, तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हमारा हीरो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या हो रहा है, ये पागल लड़की मुझे ब्लॉक कर चुकी थी व्हाट्सएप पे, अब फिर से ऐसे बिहेव कर रही है जैसे हम अभी भी साथ हैं। फिर वो अपना फोन देखता है और तब उसे शॉक लगता है क्योंकि डेट पुरानी है, मतलब ये फेमस रीइंकार्नेशन वाली सिचुएशन है। शियाओ जा मैसेज कर रही होती है, जैंग चोंग तुम गिफ्ट्स देने में इतने स्लो हो, इसीलिए तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो, अब गायब हो जाओ क्योंकि तुम पूरा मूड खराब कर रहे हो। हीरो गुस्से में बाल खींच लेता है, मैं तो समझा था ये मुझसे प्यार करती है, हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन अब सब कुछ दोबारा हो रहा है। वही पुराने मैसेजेस, वही गिफ्ट ड्रामा। पहली लाइफ में वो अंधा था प्यार में, अपनी इज्जत भी भूल गया था, पर इस बार नहीं। इस बार वो खुद का रिस्पेक्ट करेगा और सीधा कहता है, जाओ जा हम ब्रेकअप कर रहे हैं। लड़की शॉक में कहती है, क्या बोल रहे हो चंग, तुम सोच रहे हो तुम मुझे छोड़ दोगे। वो कामली जवाब देता है, पागल तो तुम हो गई हो क्या, मैं जब चाहूं तब ब्रेकअप कर सकता हूं, बाय। लड़की फिर कहती है, रीजन तो बताओ वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। हीरो कहता है, बस इतना ही रीजन है, हम दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है, बस बाय। लेकिन उस लड़की को पूरा यकीन है कि वो बाद में उसके पास माफी मांगने जरूर वापस आएगा और उसके लिए अब रोना धोना बेकार है। हो वाओ। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि अपनी पिछली लाइफ में उस लड़की ने उसे 2 बार चीट किया था, बेचारा एकदम अल्टीमेट ककओल्ड बना हुआ था। तभी फाइनली हमारे असली हीरो एंट्री मारते हैं। हाँ भाई, वो फेमस सिस्टम। हमारा बंदा ऊपर देख रहा होता है ऐसे जैसे सुपरमार्केट में पापा छोड़ के चले गए हों, और पूछता है, ये सब क्या हो रहा है भाई। फिर वो उठकर चेक करता है, स्क्रीन पे लिखा आता है बंदा 18 साल का है पर दिखता 85 का है। वाह भाई, लाइफ पूरी रीसेट हो गई, अब और क्या चाहिए। लेकिन अब सिस्टम बताता है अप टू कमाएगा $0.10 पर सेकंड, मतलब $8,000 एक दिन का। हमारा टफ गाय खुशी से पागल हो जाता है, अरे वाह, पर सेकंड पेमेंट, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और उसके साथ मिलता है एक स्टार्टर किट। जैसे ही वो डिसाइड करता है उसे ओपन करने का, एक येलो ब्रिक गिरती है टेबल पे। उसमें लिखा होता है 10 मिलियन इनिशियल कैश, एक कार और एक नई एबिलिटी, लोगों की फ्रेंडशिप स्कैन करने की। पैसा तो समझ में आता है पर ये फ्रेंडशिप एनालाइज वाला सिस्टम क्या है ये उसे समझ नहीं आता। तब वो बोलता है, ए आर्टिस्ट, तुमने क्या पूरी विल पावर लगा दी मुझे व्हाइट ग्लो अटैक देने में, चल निकल बुढ़े। और फिर हमारा हीरो नया स्किल टेस्ट करने का डिसाइड करता है। जिस लड़की के साथ वो था उसका नाम आता है यूकोंग, और हीरो कहता है, क्या बकवास नाम है भाई यूकोंग, 25 साल की, हाइट सिर्फ 1.5 मीटर और लगती है 93 की। वाह भाई, क्या स्टार्ट है। उसके फ्रेंडशिप लेवल में लिखा होता है 60, जो नॉर्मल है, कुछ खास नहीं। पर फिर उसकी नजर पड़ती है प्राइवेसी वैल्यू पे और वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या होता है। क्यूरियोसिटी में क्लिक करता है और पता चलता है ये नंबर एक्चुअली बताता है कि उस इंसान ने लाइफ में कितने लोगों के साथ इंटरैक्ट किया है। हीरो शॉक में कहता है, अरे भाई ये तो रेड पिल वालों का सपना है। और वो सोचता है अगर इसका नंबर 1 है तो इसका मतलब मैं ही पहला था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हीरो जियाओ जा को बार में कॉल करता है पर ऑब्वियस है वो फोन नहीं उठाती, बेचारा ककोल्ड रह गया। लेकिन वहीं उससे वो टफ गर्ल यूकॉम मिल जाती है जो रो रही होती है। दोनों ने थोड़ा ज्यादा ही पी रखा होता है और शायद इसी वजह से फ्रेंडशिप लेवल लो होने के बावजूद दोनों का कनेक्शन बन जाता है। अगली सुबह लड़की उठकर शौक में पूछती है, तू ऐसे मुझे क्यों घूर रहा है जैसे बाजार में मुर्गा देख रहा हो। हीरो थोड़ा ऑकवर्ड होता है और वो पूछती है, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है या स्माइल कर रहे हो। हीरो कहता है, नहीं, मैं बस सोच रहा था कल रात क्या हुआ था। लड़की फिर कहती है, तो फिर रात के बीच में ये सांस भरना क्या था। हाँ वाह भाई, बोल्डनेस की बात ही अलग है। हीरो कहता है, यार रिग्रेट तो सिर्फ एक ही चीज का है, काश मैं तुमसे पहले मिला होता। और तभी सिस्टम तुरंत उसे एक नई एबिलिटी दे देता है, क्विक टंग मैक्स लेवल। मतलब अब उसके टंग के सारे मसल सेल्स की पावर और फ्लेक्सिबिलिटी फुल बूस्ट पे है। भाई लगता है सिस्टम ने वो छुपा हुआ फीचर निकाल दिया जो पीट डिड्डी के पास था। अब हमारा हीरो डिसाइड करता है, चलो स्किल का टेस्ट तो अभी ले ही लेते हैं, और बस यूज कर लेता है बॉडी का सबसे पावरफुल मसल। सीन में क्लियरली दिख रहा होता है कि ये एक सीक्रेट एबिलिटी है, क्योंकि लड़की कहती है, यू आर रियली गुड एट किसिंग। ये तो कंप्लीटली अलग था भाई, अब लोगों को अपनी टंग ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी। गुड लक विद दैट। कम से कम हमारा हीरो तो अपना ब्रेकफास्ट कर चुका है। थोड़ी देर बाद वो फिर से बेड में उठता है और उसके पास पैसे पड़े होते हैं। ये क्या हो गया। उसके दिमाग में वही सवाल जैसे हम सब सोच रहे हो। उसे लगता है, क्या मुझे
यूज करके छोड़ दिया गया। लड़की ने 10,000 युआन छोड़ दिए होते हैं और लिखा होता है लास्ट नाइट वॉज वर्थ एवरी पेनी। हीरो शॉक में सोचता है ये लड़की तो पागल है, अपना फर्स्ट टाइम मेरे साथ किया और ऊपर से पैसे भी दे दिए। बेचारे को थोड़ा गिल्ट भी होता है, पर नंबर तो मिल नहीं पाया। फिर उसकी नजर पड़ती है एक क्रिटिकल कार्ड पे जो सिस्टम ने उसे पहले दिया था। उस कार्ड में लिखा है जो भी तुम खर्च करोगे उस अमाउंट को 1x से 50x तक मल्टीप्लाई होने का चांस है, बस 100,000 चाइनीज कॉइन से कम होना चाहिए। मतलब कुछ खास बड़ा लिमिट नहीं है, पर फिर भी हीरो एक्साइटेड हो जाता है। अब उसके दिमाग में एक ही थॉट है, मैं वापस पास्ट में आया हूं और मेरे पास सिस्टम भी है, तो अब मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट बनूंगा, क्योंकि अब उससे पहले से पता है कौन से कंपनीज फ्यूचर में बड़े नाम बनने वाले हैं। अब उसका पहला गोल है जितना हो सके पैसा जमा करो और उन स्टार्टअप्स के शेयर्स खरीद लो। सीन में नरेशन जैसे कहती है, क्या तुमने कभी वो बेयर देखा है जो पानी के किनारे खड़ा रहता है और पेशेंटली वेट करता है फिश के आने का? बस हीरो भी वैसे ही है, ह्यूमन वर्जन ऑफ दैट बेयर। एक हॉट गर्ल एक फैंसी कार के साथ खड़ी है ओनर का वेट करते हुए, और हमारा हीरो वहीं खड़ा है रियल एस्टेट बिजनेस और पैसा बनाने के सपने देखते हुए। जब अचानक वो हंट्रेस से एक फ्लाइंग किस बेचती है और पूछती है ये हैंडसम गाय की कार है क्या? प्रोटैगनिस्ट उसकी तरफ देखता और कहता है अरे भाई ये पागल वाली आ गई। फिर चिल मोड में बोलता है हाँ क्या हुआ? वो लड़की सीधी बात करती है और तुरंत पूछती है कि क्या वो उससे एक जगह छोड़ सकता है क्योंकि उसे अर्जेंट घर पहुंचना है। उसके ऐप में लिखा था कि उसके किचन के पाइप पूरी तरह से चोक हो गए हैं। ये वाली तो सच में डायरेक्ट निकली। प्रोटैगनिस्ट फ्रेंडशिप स्कैनर एक्टिवेट करते और देखता है उसका नाम है चैन ली की, लेकिन उसका प्राइवेसी लेवल सिर्फ 28 है। वाह भाई, मतलब फ्रेंडशिप 90 तक पहुंच गया है, पर ये लड़की तो काफी एक्सेसिबल लग रही है। प्रोटैगनिस्ट भी शॉक और कंफ्यूज्ड होता है कि बस अभी तो मिले और इतना हाई फ्रेंडशिप लेवल कैसे हो गया। फिर भी वो इग्नोर करके थोड़ा कंफ्यूज सा कार में बैठ जाता है और फिर भाई उसने उसकी जबरदस्त क्लास ले ली। बोलता है अरे मैडम, तुम्हारे किचन की पाइप तो पहले ही 28 भैया अनक्लॉग कर चुके हैं, अगली बार उन्हीं में से किसी को बुला लेना। लड़की वहीं हवा में चूर बन गई। वो सोचती है ये कैसे जानता है कि मेरे 28x थे। वो उदास होकर बोलती है हर दिन थोड़ी मिलता है कोई हैंडसम और पैसे वाला लड़का। तभी पास में खड़ा एक बुढ़ा आदमी सुन लेता है और तुरंत आ जाता है। अरे यंग लेडी, मैंने सुना तुम्हारे पाइप में प्रॉब्लम है, मैं 30 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ। लेकिन वो लड़की सीधा बोलती है दूर रहो बुढ़े। बुढ़ा हैरान होकर कहता है अरे यंग लेडी, वो क्यूट लड़का तुम्हारे पाइप फिक्स नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। और फिर वो चीकी लड़की गुस्सा होकर चिल्लाती है बाहर निकल यहाँ से बदतमीज। वो लड़की गुस्से में बोलती है कि ये बुढ़ा उसे बॉदर कर रहा है। आसपास के लोग हंसने लगते हैं, लेकिन वो बुढ़ा समझ नहीं पाता कि सब हंस क्यों रहे हैं। तब एक लड़का मजाक में बोलता है अरे बुढ़े, तू समझ नहीं रहा, ये लड़की पाइप्स अनक्लॉग करवाने की बात नहीं कर रही, ये तो कुछ और अनक्लॉग करवाना चाहती है। बुढ़ा सोचता है हाय रे, आजकल के यंग लोग तो बहुत फास्ट हो गए हैं। इतने में वो लड़की गुस्से में किक मार देती है और अपना जूता तोड़ लेती है। तब तक हमारा प्रोटैगनिस्ट रियल एस्टेट एजेंसी पहुंच चुका होता है। उसने अपनी फैंसी कार पार्क की, लेकिन वहां का एजेंट सोचता है लो आ गए ये रिच किड्स जो पापा की कार लेके इधर उधर घूमते हैं और सबको तंग करते हैं। प्रोटैगनिस्ट कार से उतरता है फुल एटीट्यूड में, बिल्कुल मैक्स स्टील एक्शन फिगर जैसा पोज मार के। रिसेप्शन पे बैठी लड़की देखती है कि सब उसी को देख रहे हैं, मतलब अब इसे ही हैंडल करना पड़ेगा। थोड़ी नर्वस होते हुए वो अपना इंट्रोडक्शन देती है मैं मिस जिया हूँ, बताइए सर कैसे हेल्प कर सकती हूँ। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा मजाक में बोलता है एक बकेट फ्राइज ले आओ। ऑब्वियसली वो इधर फ्राइज खाने नहीं बल्कि घर देखने आया है। जिया ऑकवर्ड सी स्माइल करती है और फिर प्रोफेशनल टोन में घर दिखाना स्टार्ट करती है। जो एजेंट पहले उसे इग्नोर कर रहा था बेचारा सॉरी बोलता है। बिजनेस वर्ल्ड में पहचानना पड़ता है कौन सीरियस क्लाइंट है और कौन टाइम पास। जिया एक घर दिखाती है जो काफी कॉम्पैक्ट और मॉडर्न होता है, प्राइस भी रीजनेबल होती है और लोगों में ये मॉडल काफी पॉपुलर होता है। वो पूछती है सर ये कैसा लगा, पर जंग तुरंत बोलता है इसे इग्नोर करो, मुझे वो प्रॉपर्टीज चाहिए जो 1 मिलियन के आसपास हो। जिया समझकर लिस्ट चेक करती है और कहती है समझ गई सर, कोई स्पेशल प्रेफरेंस? जंग कहता है मुझे ऐसे घर चाहिए जो इजीली रेंट हो जाए, मुझे कोई हाफ डन या इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, थोड़ा रेनोवेशन चलेगा, बस ओवरऑल परफेक्ट होना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि शिया थोड़ी हेजिटेंट लग रही थी, मतलब क्लियरली वो इस जगह पे नहीं थी। उनका कम्युनिकेशन सिंपल था, लेकिन यही अच्छा लगा कि लड़की के पास कोई फेक सेल्स ट्रिक्स नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल सिंसियर लग रहा था। शिया 19 साल की है, हाइट 1.73 मीटर और बॉडी रेटिंग 90, मतलब यहाँ सब लोग 90-92 की रेंज में ही है। ये थोड़ी ऊपर निकली। अब प्राइवेसी वैल्यू जो पास पार्टनर से रिलेटेड थी वो 0 दिख रही थी, मतलब प्योर क्लीन स्लेट। अब वो कुछ छोटी छोटी हाउसेस दिखाती है, सब 8 लाख से लेके 1 मिलियन के बीच। प्रॉब्लम ये थी कि जैंग जानता था उसका क्रिटिकल हिट सिस्टम 1 मिलियन से ज्यादा पे एक्टिवेट नहीं होता, मतलब उससे सिर्फ 1 मिलियन की नीचे वाली प्रॉपर्टीज लेनी थी। शिया पूछती है सर
और ऑप्शंस दिखाओ क्या? तब जैंग सोचता है कि कैसे वो मल्टीपल हाउसेस ले सकता है जो सब 1 मिलियन के आसपास हों ताकि उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। तब वो कहता है, अच्छा सुनो, अगर तुम इन प्रॉपर्टीज का प्राइस थोड़ा नेगोशिएट करवा दो, सबको एग्जैक्टली 1 मिलियन तक ला दो, तो मैं सब 5 घर अभी के अभी खरीद लूंगा कैश में। शिया थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, सर आप सब एक साथ पे करेंगे? जैंग कैजुअली बोलता है, हाँ अभी करता हूँ, और रेंट मैनेज करने का काम भी तुम्हें ही दूंगा। ये सुन के लड़की के दिमाग में घंटी बजती है। 5 घरों का रेंट मैनेज करना और कमीशन लेना, मतलब मंथली कमाल कमाई। वो तुरंत कहती है, सर मैं अभी कर देती हूँ। तब तक वो बेचारा स्टाफ मेंबर जो पहले जैंग को इग्नोर कर रहा था, डोर के पीछे छुप के देख रहा होता है। सोचता है ये अजीब लड़का इतना पैसा लाया कहां से। 1 घंटे बाद मैनेजर आता है और बोलता है, सर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया, मिस शिया को 2% कमीशन मिलेगा। जैंग बोलता है, परफेक्ट, मुझे शिया पे पूरा भरोसा है, वो सब मैनेज करेगी और अगले डील्स के लिए मैं तुम्हें ही कॉल करूंगा। शिया लिटरली ब्लश कर रही होती है, खुश इतनी होती है कि 2% भी उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट बन गया था। और उसी मोमेंट पे क्रिटिकल हिट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और बैंग मल्टीपल मल्टीप्लायर्स लग जाते हैं, 50x 40x। अगर वो 8 लाख वाले घर लेता तो ये डिफरेंस और भी ज्यादा होता। इस खर्चे के साथ ही सिस्टम लेवल अप हो जाता है। अब वो हर सेकंड 0.8 युआन कमा रहा है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है अगर सिस्टम इतना रिवॉर्ड दे रहा है तो फिर उसे थोड़ा और खर्च करना पड़ेगा। तभी वो तुरंत जिया को कॉल करता है और कहता है कि उससे बात करनी है। पर जैसे ही वो ये बोलता है, लड़की के दिमाग में अलग ही इमेजिनेशन चल रही होती है। वो सोच रही होती है ये लास्ट बार नहीं होगा। बेचारी अपनी उंगलियां काट रही होती है। कैपिटलिज्म ने अच्छी लड़कियों को भी पागल बना दिया है। थोड़ा पैसा मिलते ही वो इल्यूजन में चल गई है। फिर भी वो थोड़ी हेजिटेंट लगती है और कहती है, शायद आज रात हम एक दूसरे को और अच्छे से जान सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है तुम क्या बोल रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारा बैंक अकाउंट मांग रहा था। वो पूछती है क्यों? तो वो बोलता है, तुम मेरी लकी स्टार हो और मैं चाहता हूँ कि आगे भी हम मिलते रहें। ऑब्वियसली उसका मतलब सिस्टम के 50x रिवॉर्ड से था, पर लड़की कुछ और ही समझ रही होती है। कुछ मिनट बाद वो उसे 35,000 चाइनीज कॉइन्स भेज देता है और एक अजीब सा के-पॉप डांस करते हुए अपना हाथ सर पे रखता है। मुझे नहीं पता ये किस लेवल का सीन था, पर लड़की ने तो उसके लिए 200 मिलियन कमा कर दिए थे, तो ये रीजनेबल ही था। अब उनका फ्रेंडशिप लेवल 85 तक बढ़ गया है और चालाक लड़की QR कोड दिखाते हुए रेडी है डिनर के लिए। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि उसके फ्रेंडशिप पॉइंट्स 50 से सीधा 80 तक चढ़ गए हैं। मतलब पैसा बोलता है, दुनिया सच में अमीरों की है। वो दोनों व्हाट्सएप एक्सचेंज कर लेते हैं और जिया तो फुल एक्साइटेड है, अपने दिमाग में सोच रही है कि आज रात शायद सब कुछ हो जाए। उधर प्रोटैगनिस्ट चिल मूड में कहता है, अच्छा फिर मिलते हैं। पर लड़की को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। उसे लगा था वो आज डिनर या कुछ प्लान करेगा, पर वो तो बस कार में बैठ के बोलता है हasta luego, मतलब मिलते हैं, और चला जाता है। घर पहुंच के हम देखते हैं कि उसके माँ बाप भी हैं, जो इन स्टोरीज में रेयर होता है। यूजुअली 15 साल पहले ही मर चुके होते हैं। माँ उसके लिए वाटरमेलन काट रही होती है और पिता पूछते हैं, बेटा तू स्कूल ग्रेजुएशन ट्रिप पे क्यों नहीं गया? वो कहता है, पापा मैं शंघाई जाना चाहता हूँ, वहाँ यूनिवर्सिटी देखने। फादर कहते हैं, ठीक है मैं पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ। माँ बोलती है, इतना स्पॉइल मत करो इसको, वरना ये मामाज बॉय बन जाएगा और कोई लड़की नहीं मिलेगी। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद पिछली लाइफ में यही प्रॉब्लम थी। वो एक बीटा मेल था, लेकिन इस बार वो श्योर है एक अच्छी बहू लेकर आएगा। नेक्स्ट डे फ्लाइट का सीन होता है और वो उदास है कि उसे इकोनॉमी क्लास लेना पड़ा, क्योंकि सारे फर्स्ट क्लास सीट्स पहले ही बुक हो गए थे। प्रोटैगनिस्ट जैसे ही अपनी सीट लेने जा रहा होता है, तभी गलती से किसी से टकरा जाता है। और जैसे हमेशा होता है ऐसी स्टोरीज में, वहां भी एक प्रिटी लड़की होती है। एक और पोटेंशियल विक्टिम मिल गई। उस लड़की का नाम होता है जो यिंग और प्रोटैगनिस्ट बताता है कि ये उसकी सीट है। वो मुस्कुरा के कहती है, कोइंसिडेंस है, मैं भी यहीं पास ही हूँ। और जैसे ही कैमरा उसकी तरफ घूमता है, हम सोचते हैं, वाह मेरी बेटी तो फुल डायपर मोड में है। मतलब सीन फुल ऑकवर्ड हो गया। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी एक टिपिकल बीटा मेल की एंट्री होती है। वो आता है, लड़की को बुलाता है, मैडम आपके साथ ट्रैवल करना मेरे लिए ऑनर है, ये ट्रिप तो अमेजिंग होने वाली है। प्रोटैगनिस्ट विंडो सीट पर बैठा होता है, पर वो जो को कहता है, तुम यहाँ बैठ जाओ। बीटा तुरंत रिएक्ट करता है, छोटे भाई ये सीट लेडी के लिए है, प्लेन पर ऐसे सीट एक्सचेंज करना अलाउड नहीं है। प्रोटैगनिस्ट कामली बोलता है, हम साथ हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, और फिर चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन बीटा तो वीट्यूबर फैन निकला, नॉन स्टॉप बकबक करता रहता है, मिस आप शंघाई जा रही हैं? मतलब भाई प्लेन हवा में है, क्या पैराशूट लगा के बीच में कूदेगी? ऑब्वियसली वो शंघाई ही जा रही है। जो यंग उसकी बकबक इग्नोर करती है और अपना ध्यान प्रोटैगनिस्ट पे रखती है। पूछती है, तुम शंघाई किस काम से जा रहे हो? वो बोलता है, कुछ खास नहीं, बस एक सिंपल ट्रिप है। वो कहती है, नाइस, वेकेशन लेना भी जरूरी है। बेचारा बीटा कोने में बैठ के बोलता है, मैं भी 1 साल शंघाई में रहा हूँ, वहाँ बहुत स्कैमर्स हैं, होटल्स में धोखा मिलता है, संभल के रहना।
फिर वो अपना फ्लेक्स स्टार्ट करता है, मैं एक अच्छा होटल में रुका हूँ, सब कुछ रेडी है, चाहो तो तुम भी वहां आ सकती हो। पर ऑब्वियसली जो यंग ने उससे पूरा इग्नोर कर दिया, विंडो के बाहर देखती रहती है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट बोलता है, भाई टेंशन मत ले, मैंने ऑलरेडी टैक्सी हायर कर ली है, वो मेरे साथ है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन बीटा यहाँ रुकता नहीं, अब वो उससे एम्बैरेस करने के मूड में आता है। बताओ तुम किस होटल में रुक रहे हो? प्रोटैगनिस्ट कैजुअली बोलता है, एक जगह है अमन योंग युन। जैसे ही वो सुनता है बीटा का चेहरा उड़ जाता है। ये तो एक सुपर लग्जरी रिजॉर्ट है जहां बुकिंग मिलना मुश्किल होता है। तुरंत बोलता है, अजीब है, अगर तुम ऐसे महंगे होटल में रुक रहे हो तो इकोनॉमी क्लास में प्लेन क्यों लिया? फिर खुद ही बोलता है, मैं अभी वहां रुक चुका हूं और उनका एयरपोर्ट पिकअप होता है, तुम्हारा कैसे नहीं हुआ? प्रोटैगनिस्ट काम टोन में कहता है, मैंने वहां एक विला लिया है। सुनते ही बीटा शॉक्ड रहता है और जो यिंग के चेहरे पे भी सरप्राइज आ जाता है। उसे याद आता है उस विला का रेट तो 80,000 युआन पर नाइट है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा इतना रिच हो सकता है। वो कामली रिप्लाई करता है कि उसे अच्छी तरह पता है कि असल में तो जो यिंग उससे भी ज्यादा रिच है। स्कूल के टाइम पर वो सिर्फ फेमस ही नहीं थी, बल्कि पूरी स्कूल की सबसे प्रीटी लड़कियों में से एक थी। हर कोई जानता था कि जब भी वो स्कूल से पिक होती थी, हमेशा एक लग्जरी कार आती थी और वो ऐसी लड़की थी जिसे देखकर ज्यादातर लड़के आंखों में आंखें नहीं मिला पाते थे। हमेशा चुपचाप पढ़ाई करती थी। लेकिन तब प्रोटैगनिस्ट सिर्फ शियाओ जैंग के पीछे पड़ा था और फिर धोखा खा गया था। सच्ची में बेवकूफ था वो। अब लगता है जो यिंग के घर में भी कुछ परेशानी चल रही है, क्योंकि वो कहती है कि अब वो सेकंड जनरेशन रिच लड़की नहीं रही। एटमॉस्फेयर थोड़ा सैड हो जाता है तो प्रोटैगनिस्ट टॉपिक चेंज कर देता है। दोनों स्कूल के दिनों की बातें करने लगते हैं। जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लगती है, वो तुरंत अपना काम करता है। लड़की के स्टैट्स चेक करता है। एज 18, हाइट 172 सेंटीमीटर्स, अपीयरेंस 96, बॉडी 96। वाह, ये लड़कियां तो स्केली नेक्स कर रही हैं। आर्टिस्ट से पूछना पड़ेगा कि 100 का मतलब क्या है यहाँ। जो चीज उसे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि फ्रेंडशिप ऑलरेडी 75 पे है। शायद वो स्कूल के टाइम उसे देख रही थी और उसने नोटिस नहीं किया। थोड़ा स्ट्रेंज है ये। दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तब सीन शिफ्ट होता है एक लड़की के एंट्री के साथ जो कह रही है, वाओ गर्ल, तुम उसे रिसीव करने ये कपड़े पहन कर आई हो। लगता है रॉन्ग प्रोफेशन का यूनिफॉर्म चुन लिया है, पर चलो कोई बात नहीं, आज वो उसे रिसीव करने आई है और उसकी प्राइवेट ड्राइवर बनी है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, अमन योंग होटल तो बड़ा प्रोफेशनल निकला, उनके ड्राइवर्स भी इंटरेस्टिंग है। फिर वो पूछता है कि जो यंग कहाँ रुकेगी। वो कहती है कि एक फ्रेंड के घर पे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वो टैक्सी ले लेगी। लेकिन वो कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम हमारे साथ ही चलो। फिर टैक्सी में बैठकर वो उस लड़की को ड्रॉप करने चले जाते हैं। इधर जंगचोंग छुप छुप कर सब देख रहा है, अंदर अंदर जल रहा है कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की एक स्काउंड्रल के साथ क्यों जा रही है। कुछ देर बाद वो लोग पहुंचते हैं जहां जोयंग रुकने वाली है। वो हमारे बॉय से कांटेक्ट मांगती है। वो कहता है प्रॉमिस मत भूलना, और फिर QR कोड स्कैन कर लेता है। जंगचोंग अभी भी दूर से देख रहा है और सोच रहा है कि कैसे उसे इंसल्ट करे, पर अब वो लड़की चली गई है तो वो कुछ नहीं कर पाता। आधे घंटे बाद प्रोटैगनिस्ट अपने विला पे पहुंचता है और सोचता है कि ये चॉइस तो परफेक्ट थी। वो सोचता है एक शावर ले लेता हूँ, जब अचानक फियर्स वन अंदर आकर मदद करने लगती है। वो कंफ्यूज होकर पूछता है, सर्विस कंप्लीट हो गया था ना? वो लड़की मुड़कर कहती है, जरा लाइफ में आओ, मैं बस तुम्हारा बैक वॉश करने आई हूँ। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, सोचता है ये सब थोड़ा अजीब है। वो कहने ही वाला होता है कि इतना ज़रूरी तो नहीं था, पर वो अपने छोटे ग्लव्स के साथ कहती है, आओ ना, ये ट्रीटमेंट का पार्ट है। हमारा हीरो भी सीधा बैठ जाता है, सोचता है, वाह, ये तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है और ऊपर से उसका अपीयरेंस भी कमाल का था। अगर यहाँ कोई स्पेशल सर्विस मिलती तो वो कभी कंप्लेन नहीं करता। उसकी इमेजिनेशन तो फुल स्पीड पे चल रही है, सोच रहा है कि शायद वो एक्स्ट्रा सर्विस ऑफर करे। वो पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, कहीं पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं? लेकिन हमारा भाई अंदर ही अंदर सोच रहा है कि इस सिचुएशन में काम कैसे रहे। वो कहता है, अपनी रूटीन के बारे में थोड़ा बताओ, मुझे रिलैक्स होने में हेल्प मिलेगी। वो कहती है, आज रात एक VIP रिसेप्शन है, तुम चाहो तो आ सकते हो। वो पूछता है, क्या ओकेजन है? तो वो बताती है, कुछ प्लैटिनम मेंबर्स ज्वेलरी ऑक्शन कर रहे हैं। वो पूछता है, क्या कोई स्पेशल ड्रेस कोड है? तो वो कहती है, नहीं, बस ऐसे ही आ जाना, कुछ फैंसी नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वो लड़की हमारे बॉय के साथ आती है और अनाउंस करती है, ये टाइटेनियम विलेज के गेस्ट हैं, इनका रिस्पेक्ट करो। फिर वो ये कहकर चली जाती है, एंजॉय योरसेल्फ। और हमारा हीरो सोचता है, अरे ये क्या, ना नाम मिला ना फ्रेंडशिप पॉइंट, ये तो NPC वाली ट्रीटमेंट थी। वो कॉरिडोर से चलता हुआ एक बड़े हॉल में आता है जहां लोग 5 मिलियन 4 मिलियन चिल्लाते हुए बिड कर रहे हैं। ऑक्शन चल रही है एक गोल्ड रोलेक्स पे।
हर कोई एक्साइटेड है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट जो फ्यूचर से आया है जानता है कि इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। वो तुरंत आगे बढ़कर 15.5 मिलियन का बिड लगाता है। क्राउड हैरान रह जाता है, पर कोई पीछे नहीं हट रहा। बिड 16, 17, 18 मिलियन तक पहुंच जाती हैं। सब शॉक्ड हैं। ये 35 साल का लड़का इतना एग्रेसिवली बिड कर रहा है। ऑक्शनियर 3 बार गैवल बजाता है और अनाउंस करता है, सोल्ड $18 मिलियन। तभी कुछ अजीब लोग एंट्री करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, मैं ही वोंग जैंग और ये चिन फैन। प्रोटैगनिस्ट उन्हें थोड़ा सस्पिशियस नजर से देखता है, सोचता है शंघाई के रिच किड्स मुझसे क्या चाहते हैं। ब्लॉन्ड लड़का चिन फिन कहता है, मैं बिडर नंबर 8 था, मुझे भी वो वॉच चाहिए थी, पर लगता है तुम्हें ज्यादा पसंद आ गई। फिर पूछता है, तुम लग्जरी वॉचेस के एक्सपर्ट हो क्या? प्रोटैगनिस्ट बोलता है, नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं, पढ़ता भी नहीं, बस पहली बार कुछ नया ट्राई करना चाहता था। चिन फिन हैरान होकर कहता है, क्या बात कर रहे हो? कोई पहली बार में $18 मिलियन की वॉच खरीदता है क्या? ऐसे लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे। हमारा लड़का बोलता है कि वो अभी अभी शंघाई आया है यूनिवर्सिटी देखने के लिए, और वो लड़के उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उनके 18 साल में इतनी हिम्मत नहीं होती। फिर कहते हैं, आगे जब टाइम मिले तो साथ घूमेंगे। अजीब सा लड़का है, बहुत फ्रेंडली। दुनिया चालाक लोगों की होती है, जो चालाक नहीं वो बेवकूफ। इस छोटी सी वॉच वाली बात में सिस्टम फिर लेवल अप हो जाता है और अब वो 1 युआन पर सेकंड कमाता है। बहुत लोगों के लिए ये लाइफ चेंज होता, लेकिन उसके लिए जो मैग्नेट बनना चाहता है ये अभी काफी नहीं। जब वो सीढ़ी चढ़ रहा होता है तो उसको दिखती है कैंग, जिसे वो शिया शाह बुलाते हैं, और फियर्स लड़की पूरी सज संजोकर उसको पहचानती है और कहती है वो वही लड़का है उस रात का, और वो मानते हैं कि वो उनकी सबसे अच्छी कंपनी थी। रात जबरदस्त थी और पैसे भी मिले। शिया गुस्से में पकड़ लेती है और कहती है वो समझी थी वो एक गरीब 18 साल का स्टूडेंट था, लेकिन अब पैसे वाला निकला। फियर्स लड़की उसके पीठ पे हाथ डाल के बोलती है वो सच में स्टूडेंट है, नए लेसन्स चाहिए, इसलिए विला रेंट लिया है इस एरिया में, बाद में वहां चलते हैं। लड़की का जुबान थोड़ी सी शेकी है और कहती है उसने बहुत पिया है तो उसको काम करना पड़ेगा। और तभी कोई कहता है, शिया शाह रुक जाओ, वो जोंग युआन है, उसका एक्स फियोंसे। बोलता है वो कुछ नहीं करेगी, पर वो कहती है जो वो करती है वो उसका मामला है। जोंग युआन उसका हाथ पकड़ता है और बेटा वार्निंग देता है कि चाहे जो हो जाए दोनों की शादी पक्की है। शिया बोलती है ना करेंगे। वो गंदा आदमी है जो अपनी फ्रेंड के साथ खेलता है। फिर जैंग उनके चेहरे के सामने पॉइंट करके कहता है एंगेजमेंट पार्टी हो चुकी है और फैमिलीज ने अग्री किया है, तो चाहे जो हो वहां उसको जबरदस्ती शादी के लिए ले जाएंगे। शिया कहती है वो घटिया और सिर्फ कवर चाहिए उसे मस्ती करने के लिए। फिर सिस्टम 2 ऑप्शंस देता है हमारे लड़के को, या तो जाके निंजा टर्टल कॉस्ट्यूम ले, या इस आदमी को 2 थप्पड़ दे, फिजिकल एनहांसमेंट 3x पाले और बैड लक कार्ड मिल जाए। जोंगचन कहता है वो इस जिंदगी में कावड़ नहीं बनेगा, और जब सिस्टम बताता है कि एनहांसमेंट से स्पीड, स्ट्रेंथ और रिकवरी बेटर होगी, तो वो पहला थप्पड़ मार देता है आदमी को और ऑरा फार्म करता है कहकर कि जिसने उसको बिट्रे किया उसका हक चला गया है। फिर दूसरा थप्पड़ भी मार देता है। कुछ लोग डरते हुए सोचते हैं अब क्या करें। प्रोटैगनिस्ट को चिल रहने को कहते हैं वरना अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन उस एक्शन से उसकी शिया के साथ फ्रेंडशिप 10% और बढ़ जाती है। होटल स्टाफ आ जाता है और लड़का जो मारा गया है पुलिस बुलाने लगता है कि उस पर अटैक हुआ, पर होटल पुलिस नहीं बुलवाना चाहता क्योंकि यहाँ बहुत अमीर लोग हैं और अगर पुलिस बुलाए तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। बेहतर यही है कि ये लड़का चुप रहे। शिया प्रोटैगनिस्ट को कहती है फिक्र मत करो, अगर तुम पुलिस बुलाओगे तो मैं बोल दूंगी ये गधा मुझे बॉदर कर रहा था और प्रोवोक किया, इसलिए मैंने ऐसा किया। बेचारा गधा बीच में बोलता है मैं पुलिस बुलाऊंगा। वो कहता है कैमरा चेक करेंगे और सबको इसका भुगतना पड़ेगा। इतना बोलता ही है कि बैकग्राउंड में एक आदमी मचेटे लेके चिल्लाता है मेरी साली बीवी किसी और के साथ घूम रही है। अरे भाई लगता है इसको अंदर आने दो, ये तो सबको मार डालेगा। अब जैंग्यू जमीन पर है, हाथ जोड़कर बचाव मांग रहा है और बस एक बंदा पहले ही गर्दन पर तलवार खा चुका है। इसी बीच सिस्टम फिर से पॉपअप देता है, ऑप्शन 1 शियाओं के साथ भाग जाओ, 300 युआन मिलेंगे, कुछ खास नहीं। ऑप्शन 2 क्रिमिनल को रोको, +5 अपीयरेंस मिलता है और एक नई स्किल ब्रेस्ट मसूर। अरे भाई लगता है ये सच में थर्की सिस्टम है जहां सब स्किल्स लड़कियों को खुश करने से रिलेटेड मिलती हैं। प्रोटैगनिस्ट पहले तो सोचता है उस चोर को रोकना नहीं चाहता क्योंकि ऐसे करने से जैंग्यू बच जाएगा, लेकिन फिर सोचता है ये स्किल फ्यूचर में काम आएगी। तुरंत वो एनहांसमेंट कार्ड एक्टिवेट करता है जो उसे थप्पड़ मारने के बाद मिला था। सब पावर स्ट्रेंथ में डाल देता है और तुरंत महसूस होता है मसल्स अजीब तरीके से टाइट और स्ट्रांग हो गए। जब मचेटे वाला आदमी उसके पास आता है वो पहले से एंटिसिपेट करके मुंह पर एक सॉलिड मुक्का लगाता है। आदमी सीधा दीवार से टकरा जाता है। शिया और बेचारा बेटा दोनों शॉक में देखते रह जाते हैं, ये कैसे किया उसने। पार्टी के सब लोग पूछ रहे हैं कौन है ये बैडएस जो एक ही पंच में गिरा दिया।
पुलिस ऑफिसर भी आके कहता है, शुक्रिया भाई, अगर तुम नहीं होते तो हालत बहुत खराब हो जाती, तुम हीरो हो। पर जांग यू तो अपनी बदनसीबी से हार नहीं मानता। पुलिस को कंप्लेंट करता है, ये लड़का मुझे मारा, वायलेंट नेचर का है, इस पे भरोसा मत करो। ऑफिसर लोगों से पूछता है, सच है क्या? तब शिया शाह आगे बढ़कर बोलती है, बिल्कुल झूठ, ये मुझे धोखा देने और जबरदस्ती शादी करने वाला था, फैमिली प्रेशर था। ऑफिसर बोलता है, हाँ हाँ समझ गया। प्रोटैगनिस्ट अंदर से सोचता है, ये लड़की तो पूरा केस क्लियर कर गई, और उसे थैंक्स बोलता है। मैं कभी नहीं दूंगा जांग यू को फिर से तुझे छूने का मौका। ऑफिसर कहता है, बस भाई लोग इमोशनल मैटर मत उठाओ, केस सॉल्व हो गया है। पुलिस जाने लगती है, पर जांग यू फिर भी चिपका रहता है, इंसिस्ट करता है, सीसीटीवी चेक करो। तभी प्रोटैगनिस्ट को याद आता है, उसके पास बैड लक कार्ड है। अरे ये तो लोगों पर बदनसीबी डालता है। इतने में उसका फोन बजता है, बैम से मैसेज आता है, आपके अकाउंट से 2 लाख युआन विड्रॉ हुए। वो शॉक में कहता है, मैं नहीं था, जल्दी रिकवर करो। और तभी एक औरत भागते हुए चिल्लाती है, किसी ने आपकी गाड़ी चलाने की कोशिश की और वो सीधा पेड़ से टकरा गई। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, ये बदलक कार्ड तो सच में तबाही मचा रहा है। वो तुरंत भागता है बाहर देखने के लिए कि क्या हो गया। शाओ शाओ को ये एक अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस लगता है और प्रोटैगनिस्ट उससे बोलता है कि इस लाइफ में क्रूअल लोग हमेशा सफर करते हैं, लेकिन मैं बोलूं तो ऑनेस्ट लोग भी सफर करते हैं, क्योंकि दुनिया अनफेयर है यार। सिर्फ इसलिए क्योंकि तू उस रूम में जा रही अपनी मून शेप वाली बट के साथ, इसका मतलब नहीं कि हर किसी की लाइफ परफेक्ट होती है। फिर वो आ जाती है और बोलती है कि उसकी बड़ी सिस्टर चेक करेगी कि प्रोटैगनिस्ट को फाइट में चोट तो नहीं लगी। फिर वो पूछती है कि क्या उसे बुरा लगता है कि उसका फियांसे आसा निकला। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, नहीं, वो सिर्फ शॉक्ड है कि वो बंदा इस तरह बिहेव कर रहा है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उसके ग्रैंडफादर की हेल्थ बहुत खराब थी और पीस के लिए उसे मजबूरी में उस लड़के से शादी करनी पड़ी क्योंकि उसके पास पैसे थे। लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़का मेन को भी पसंद करता है और उसकी फ्रेंड के साथ भी इन्वॉल्व था। प्रोटैगनिस्ट उससे बोलता है कि टेंशन मत ले, अब उसे सफर नहीं करना पड़ेगा। और उसे अजीब लगता है कि प्रोटैगनिस्ट को इस रिलेशनशिप की कोई परवाह नहीं। अरे क्यों नहीं, क्या चाहिए तुमसे? फिर वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और चिन के पास झुककर बोलता है कि टेंशन मत ले, वो उसका ध्यान रखेगा। नेक्स्ट डे मेड्स को पूरा रूम साफ करना पड़ता है और थोड़ी देर बाद प्रोटैगनिस्ट रेस्टोरेंट में होता है, जहां उसका एक दोस्त स्कूल ग्रुप में पोस्ट करता है कि उसका बर्थडे है और उसे एक बड़ी वॉच मिली है। प्रोटैगनिस्ट को आइडिया पसंद आता है और तुरंत शाओ शाओ से बोलता है कि अपने बर्थडे के लिए उसकी पैर यूज करना चाहता है। शाओ शाओ कंफ्यूज होकर पूछती है कि आज बर्थडे है क्या? वो बोलता है, नहीं, बस मुझे लेग्स दे दो। वो बोलती है ठीक है, और फिर एक पोज, फिर दूसरा पोज, फिर तीसरा पोज देने लगती है। और भगवान जाने ये टोस्ट पर पांव क्यों रख दिया, आर्टिस्ट थोड़ा ज्यादा ही भाव में चला गया। भाई प्लीज अपने पर्सनल चॉइसेस स्टोरी में मत डाल। प्रोटैगनिस्ट सब फोटोज ले लेता है और सोचता है कि ठीक है, 18 साल में उसे कार नहीं मिली थी, लेकिन इस मशीन शाओ शाओ की स्पीड अनमैच्ड है। फिर वो फोटोज फ्रेंड ग्रुप में भेज देता है और सब शॉक हो जाते हैं। वाह, कुछ लोगों को घर मिला, कुछ को कार, किसी को RTX 5090, लेकिन सबने लड़की को प्रेफर किया। हालांकि सच कहूं तो 5090 भी पावरफुल होता है। थोड़ी देर बाद वो कार शोरूम पहुंचता है और बोलता है, चलो भाई सब दिखाओ जल्दी। और लड़की पहले से ही वहां होती है, बोलती, यहाँ देखो वो वाली कार भी है और उधर वाली भी। लेकिन हमेशा की तरह एक गंजा छोटा सा बुढ़ा हॉट गर्ल के साथ खड़ा होता है, जो अपनी अमीरी दिखाने की फुल कोशिश कर रहा होता है। लड़की थोड़ी हिचकिचाहट से बोलती है कि ऐसी महंगी कार लेना बहुत सीरियस बात होगी, पर बुढ़ा तुरंत बोलता है, गर्ल, जब तू अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करेगी ना, मैं तुझे रोज पिक करने आऊंगा, तुझे कंफर्ट चाहिए होता है। शॉर्ट ड्रेस वाली लड़की बोलती है, ये जरूरी नहीं, वो सिर्फ स्टोरी की लीड बनना चाहती है और मेहनत से काम करेगी। ये सब बातें तब चल रही होती है जब प्रोटैगनिस्ट शोरूम में एंटर होता है और सब सुन लेता है। वो लड़की को पहचान लेता है कि ये सुवान है, फियर्स वाली, जो कुछ सालों में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की टॉप गॉडेस बन जाएगी। थोड़ा अजीब टाइप का एंटरटेनमेंट, क्योंकि वो पूल साइड फोटोज से फेमस हुई थी। बुढ़ा बोलता जा रहा होता है कि लड़की जो चाहे कार चूज कर ले और फिर दोनों ड्रिंक्स पे चलेंगे। लड़की क्लियरली बचने की कोशिश करती है, बोलती है कि कंपनी में मीटिंग है और उसे जाना है, पर वेजेटा हेयरलाइन वाला बुढ़ा बोलता है कि बेहतर होगा वो उसके साथ ही आए, वरना उस पे किया गया इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगा और अगर उसने मना किया तो उसका नाम इंडस्ट्री की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन लड़की भी सॉलिड निकली, वो बोलती है, मिस्टर हैंग जो मर्जी करे, वो गिव इन नहीं करेगी। रेयर सीन था, लड़की ने सीधा गंजी अंकल को जवाब दे दिया। प्रोटैगनिस्ट का सिस्टम मिशन एक्टिवेट हो जाता है, उसे लड़की को इस सिचुएशन से निकालना है और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, जिससे उसे सिस्टम से स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो जानता है सबसे आसान रास्ता यही है कि लड़की को लगे कि वो फाइनेंशियली पावरफुल बंदा है, तो वो सेल्स वुमन से पूछता है कि लेटरारी खरीदने की कंडीशंस क्या हैं। हाँ, वही ला फेरारी। सेल्स वुमन बोलती है कि ये लिमिटेड मॉडल है और इसको खरीदने के लिए VIP टेस्ट पास करने पड़ते हैं। वो पूछता है कि क्या लड़की क्वालिफाई नहीं करती।
सेल्स वुमन बोलती है अगर वो सच में चाहे तो मुश्किल नहीं। वो कंडीशन पूछता है और वो बताती है कि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, ज्यादा लोग पैसे डिपॉजिट नहीं करना चाहते, तो कभी कभी कुछ स्पॉट्स खाली होते हैं जैसे वो टेक ओवर कर सकता है। वो बोलता है कि ठीक है, वो सीधा कैश देकर खरीदने आया है। लड़की की आंखें फट जाती हैं, बुढ़ा शॉक हो जाता है और सुवान तुरंत इंटरेस्ट दिखाने लगती है। बॉस हैंग जैसा फेक रिच बंदा भी कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकता। सेल्स वुमेन समझाने की कोशिश करती है कि शायद वो वैल्यू समझ नहीं रहा, ये 50 मिलियन युआन लगभग $7 मिलियन का मॉडल है, पर वो आराम से बोलता है कि ये अमाउंट एक्सेप्टेबल है। तभी चिनफेन वापस आ जाता है बोलता हुआ कि उसने सुना कोई फरारी खरीदने वाला था तो देखने आया कौन है, और उसे यकीन नहीं होता कि वो हमारा बंदा निकला। प्रोटैगनिस्ट तो पैसे की दुनिया का ऑरा क्रिएटर बना हुआ है, क्रेडिट कार्ड्स का सुन जिन वुंड। वो कैजुअल टोन में बोलता है, हाँ मैं कल ही शंघाई आया हूँ, कार नहीं है तो सोचा एक कैजुअली ले लूं। चिनफेन थोड़ा कंफ्यूज होता है, बोलता है भाई ये कैजुअली नहीं होता, क्लियरली तू शो ऑफ कर रहा है। टाई वाला बंदा चिन से पूछता है क्या ये उसका दोस्त है, क्योंकि कल ये जैंग चैंग को मिला था जो 18 मिलियन का वॉच खरीद रहा था, तो इसके पास पैसे होंगे। बुढ़ा ओल्ड मैन देख लेता है कि लड़के के हाथ में बड़ा वॉच है, उसे यकीन हो जाता है कि इसके पास कैश जरूर होगा। वो तुरंत लड़के का शुक्रिया करता है कि उसने उनका शोरूम चूज किया और बोलता है कि जिस बंदे के हाथ में ऐसा वॉच हो उसके लिए पैसे प्रॉब्लम नहीं होते। तभी बुढ़ा साइड आई देकर देखता है कि सुवन कितनी फिजिटी हो रही है। उसने कभी किसी सेकंड जेन रिच को इतना कैजुअली इतना पैसा उड़ाते नहीं देखा था। चिनफिन को भी यकीन हो जाता है कि बच्चा अगर इतना स्पेंड कर रहा है तो ये कम से कम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस क्रॉस कर चुका होगा। तभी गंजा बोलता है, ओए बच्चे को घूर क्या रहा है, जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, मैं कार खरीद रहा हूँ तेरे लिए। हाउएवर वो फिर भी मना कर देती है, बोलती है कि उसे एक मीटिंग अटेंड करनी है। पर तब बुढ़ा गुस्से में बाहर निकल जाता है और बोलता है कि वो उससे बात करके थक चुका है और अब वो तैयार हो जाए, क्योंकि उसका नाम सब कंपनीज की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। उसके रिएक्ट करने से पहले ही कोई उसे बुलाता है। अचानक से प्रोटैगनिस्ट आ जाता है और बोलता है कि उसने पूरा इन्वेस्टमेंट वाला सीन सुन लिया है और अगर बुढ़ा इन्वेस्ट नहीं करेगा तो वो करेगा। लड़की कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि ये बंदा कौन है। मैं होता तो सीधा डर जाता। हाँ, इतना जरूर समझ आ रहा था कि पैसे के केस में ये बंदा प्रेसिडेंट वांग से टक्कर ले सकता है। दूसरी तरफ लड़की किसी के साथ सोने के मूड में बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है। इधर उधर उछलती है और बोलती है कि उसका वीचैट दो, कल बात करेगी। प्रोटैगनिस्ट बोलता है ठीक है और दोनों कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि कार कब मिलेगी और सेल्समैन बोलता है कि कम से कम 1 साल लगेगा मिनिमम। जैंग चोंग को तब समझ आता है कि वो असली में गरीब बंदा ही था जो बस अचानक पैसे वाले मोड में आ गया। उसे तो पता ही नहीं था कि इतनी महंगी कार लेने में इतना टाइम लगता है। अब उसको लगता है कि वो फंस गया। इसी वक्त चिनफिन, जो पहले से सस्पिशियस लग रहा था, बोलता है कि इंपोर्टेड फॉरेन ब्रांड कार्स का एक बड़ा शो होने वाला है और वो साथ जाकर देख सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है रेनहे रेस्टोरेंट में, जहां शिया फुल सज धज कर आती है, बिल्कुल क्रिसमस गिफ्ट जैसी। और मैं बोलूं तो आर्टिस्ट का दिमाग थोड़ा ज्यादा ही उड़ रहा था। प्रोटैगनिस्ट उसे केबल पर ले जाता है जहां थ्योरेटिकली सबसे महंगा खाना होता है, पर टफ गाय बोलता है कि उसे तो सिर्फ वो चीज चाहिए जो सामने बैठी है। लड़की ब्रेक मांगती है और अचानक उसके गाल पर किस कर देती है। तभी जैंग जिन अपनी बोल्डनेस दिखाते हुए बैठ जाता है और तुरंत एक और लड़की का टॉपिक छेड़ देता है। पूछता है कि शिया शाह स्वान को जानती है क्या। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि नहीं, उसे बस उस लड़की में पोटेंशियल दिखा। शिया शाह बोलती है कि कंपनी स्वान को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, पर उसमें ग्रोथ की अच्छी पॉसिबिलिटी है। और वो ये भी बोल देती है कि अगर प्रोटैगनिस्ट को वो लड़की पसंद है तो वो खुद मदद करेगी, उसे बुरा नहीं लगेगा। पर प्रोटैगनिस्ट प्यार से बोलता है कि बेवकूफी मत करो। इसके अलावा वो उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहता है। शिया शाह पूछती है कि क्या वो इस औरत में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। वो बोलता है हाँ, वो उसके प्रोजेक्ट में कुछ फंड्स लगाना चाहता है। शिया शाह बोलती है कि सिर्फ इन्वेस्ट करने से बात नहीं बनेगी, उसे पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी और अपनी खुद की कंपनी भी बनाना होगी। और हमारा गुड प्रोटैगनिस्ट तो पहले से ही सोच चुका होता है कि शिया शाह को काम पर लगा दे और सब हैंडल करवा दे। उसे पता है कि सिस्टम की वजह से पैसे की कमी नहीं है, बस एक टैलेंटेड बंदा ऊपर बिठा दे तो कंपनी स्मूथ चल जाएगी। लेकिन शिया बोलती है कि वो शेयर होल्डर नहीं बनना चाहती, उसे सिर्फ एक नॉर्मल सैलरी चाहिए, वो बस ऑपरेशंस हैंडल करेगी। पर फिर वो खुद ही कहती है कि ऐसा कैसे होगा, वो सारा काम भी करे और शेयर भी ना मिले, वो मेहनत करेगी और पैसा कमाएगी। बेचारी बिल्कुल इमोशनल हो जाती है, उसे लगता है प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल फरिश्ता बनकर आ गया है। तभी उसका फोन बजता है, शायद वैन ने फिर से बॉय को बुलाया होगा। नेक्स्ट डे फियर्स वाली कार में बैठ जाती है, वो अपना वो अजीब सा चीज भी बाहर निकाल लेती है और हमारा लड़का पूछता है कि हम लू जजुई होटल क्यों जा रहे हैं। रेस्टोरेंट पहुंचकर वो पूछता है कि किस टाइप की स्टोरी बनने वाली है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है क्या। लड़की बोलती है कि ये एक अमेजिंग ड्रामा होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन का है।
प्रोटैगनिस्ट उतना इम्प्रेस नहीं होता क्योंकि आजकल 5 मिलियन में कोई धमाकेदार प्रोजेक्ट नहीं होता। वो एक्सप्लेन करती है कि छोटी प्रोडक्शन है, कॉस्ट कट करनी पड़ती है और सबसे इम्पोर्टेंट है कहानी। वो पूछती है कि क्या वो स्क्रिप्ट देखना चाहेगा, पर वो बोलता है नहीं, वो यहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिस्कस करने आया है। उसे अजीब लगता है कि वो स्क्रिप्ट देखना भी नहीं चाहता, पर वो कह देता है कि वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। हाउएवर, उसकी एक कंडीशन है, उसे उसकी कंपनी के साथ एक एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। वो बोलती है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता, वो अभी भी एक मीडियोकर आर्टिस्ट है और पेनल्टी भी उसको ही भरनी पड़ेगी। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्वान के दिमाग में ऑलरेडी चल रहा होता है कि इस बंदे का मतलब कुछ और ही है। वो कोई सीधी सादी या बेवकूफ लड़की नहीं है। उसे पता है कि ये बंदा एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहता है, एक एक्ट्रेस भी मिल जाएगी और रात का साथ भी। हाउएवर, वो सिर हिला के बोल देती है कि बिल्कुल नहीं, वो इतने सालों से फेथफुल रही है और अब ये सब नहीं होने देगी। फिर वो पूछती है कि उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम क्या है। वो बोलता है कि अभी बनाई नहीं, पर जल्दी रेडी हो जाएगी। और शिया शान ने भी बताया था कि जहां वो काम करती थी वहां उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब चालाक स्वान पूरी मुस्कान के साथ पूछती है कि स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या है। फ्रेंडशिप लेवल 50 पर होता है। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि 50 का मतलब बेसिकली स्ट्रेंजर्स जैसा ही है। अगर वो उससे कोई बेस्ट चीज मांग लेगा तो हाँ बोल भी देगी, पर मन से नहीं, और उसके लिए वो मजा नहीं है। इसलिए वो बोलता है कि अगर वो उसकी कंपनी की आर्टिस्ट बनी तो वो उससे कोई इनअप्रोप्रिएट डिमांड नहीं करेगा। अचानक लड़की ओवर एक्साइटेड हो जाती है, फ्रेंडशिप बढ़ जाता है। वो पूछती है कि क्या वो उसे बॉस बुला सकती है। वो बोलता है बॉस ज्यादा हो गया, बिग ब्रदर बुला लो। बातें चलती रहती हैं और वो उसे ऑफिशियली हायर कर लेता है। मिशन कंप्लीट होता है और उसको 20% शेयर्स मिलते हैं हेंच नाम की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में। सिस्टम बोलता है कि ये सब बिल्कुल लीगल तरीके से हुआ है, चाहे तो फाइल्स चेक कर सकता है। पगला प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अब कम से कम अपने बाप को समझा पाएगा कितना पैसा कैसे आ गया। सच्ची बात यह है कि एक डॉक्यूमेंट दिखाने से कुछ नहीं समझेगा, पर चलो ठीक है। वो अपने फादर को कॉल करता है, छोटी सी स्टोरी बताता है कि उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी ग्रो हो गई और अब उसको महीने का 60,000 से ज्यादा इनकम मिलेगी। माँ हुला हुप करते हुए बोलती है कि बुढ़े तैयार हो जाओ, बेटा तुम्हें क्रॉस करने वाला है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उनको कोई छोटा सा गिफ्ट चाहिए जो वो दोनों के लिए ले आएगा, लेकिन आजकल स्टोरीज में फैमिलीज अच्छी होती हैं और वो कुछ नहीं मांगते। इसी में प्रोटैगनिस्ट सुअन को बाहर चलने को बोलता है और वो कहती है कि वो जहां शुगर डैडी बोले वहां चलेगी। वो बोलता है कि वो बस कुछ पीसेस चेक करने जा रहा है और दोनों वॉच स्टोर पहुंच जाते हैं। मोटो लिखा होता है कि कोई लग्जरी वॉच नहीं खरीदता, बस अगले जनरेशन के लिए सेफ रखता है। हमारा लड़का एंटर करता है और हमेशा की तरह एक बुढ़ा हॉट लड़की के साथ खड़ा होता है जो अपनी औकात दिखाने के मोड में होता है। तभी कोई मिस स्वान को पहचान लेता है और वो कहती है कि वो सिर्फ एक दोस्त के साथ आई है जो वॉचेस चेक करने आया है। हाउएवर, ग्रीन हेडबैंड वाली फ्रेंड सोच रही होती है कि ये लड़की कितनी बेवकूफ है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतने सारे हैंडसम गाइज पड़े हैं, इसको ऐसे आदमी के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी रिच बंदे को मिलना चाहिए। अरे मेरी बेटी, तेरी स्टॉकिंग्स तो फटी हुई हैं। क्लियरली तेरी फाइनेंशियल कंडीशन टाइट है क्रेजी लड़की। ऊपर से इसके पास्ट में भी 78 फ्रेंड्स थे। क्या बात है वॉरियर, ओवर टाइम फुल, और हमारे बॉय के साथ फ्रेंडशिप सिर्फ 20%। इसी में बुढ़ा रू से पूछता है ये जूनियर कौन है। रू बोलती है ये बस एक रैंडम लड़की है जो किसी छोटे अननोन ड्रामा में एक्टिंग करती है। बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है, बोलता है मैं वोंग हे हूँ, फिल्म इंडस्ट्री का इन्वेस्टर, और अगर इंटरेस्टेड हो तो उसका कार्ड ले सकती है। स्वान को पता है कि रू वाली एक्ट्रेस उससे बहुत नीचे लेवल की हैं, लेकिन इंडस्ट्री में चल रही हैं क्योंकि एक्टिंग से ज्यादा बॉडी काम आती है। स्वान बस कार्ड लेकर थैंक्स बोल देती है ताकि कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाए और वहां से निकल जाती है। तभी शॉपकीपर हमारे बॉय से पूछता है कौन सी वॉच चाहिए। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि वो माँ के लिए वॉच लेने आया है। शॉपकीपर 380,000 वाली वॉच दिखाता है और हमारा बॉय बोल देता है ये तो सस्ती है, कम से कम 500,000 की होनी चाहिए। रू साइड में खड़ी सब सुन के शॉक में सोच रही होती है कि कौन बंदा 380K को चीप बोलता है। उधर स्वान साइड में क्वाइटली हंस रही होती है उस बेवकूफ के ऊपर जो पहले उससे स्टंट मार रहा था और अब खुद इंसल्ट हो गया। प्रोटैगनिस्ट सुऑन से पूछता है कि क्या वो वॉच लेना चाहती है, पर वो तुरंत बोलती है नहीं, उसके पास पैसे नहीं है ऑब्वियसली। और यही परफेक्ट लाइन सुन के सिस्टम को मिशन मिल जाता है कि उसके लिए वॉच खरीदो। इस पर वो फौरन बोलता है कि अगर वो चाहे तो वो गिफ्ट में वॉच दे देगा। सुऑन कहती है बिल्कुल नहीं, मैं पैसे कमाकर खुद खरीदना पसंद करती हूँ। उधर उसकी फ्रेंड बाहर से देखकर सोच रही होती है कि ये लड़की कितनी इडियट है और ये गाय तो सिर्फ शो ऑफ कर रहा है। थोड़ी देर में सब वॉचेस देखकर बिना खरीदे निकल जाएगा। तब तक शॉपकीपर हमारे बॉय की रिस्ट पर वॉचेस ट्राई करा रही होती है और बोलती है कि उसके हाथ पर बहुत हैंडसम लग रहा है। वो टाइट एडजस्ट करती है और बॉय बोलता है परफेक्ट, मुझे टाइट ही पसंद है।
बीच में एक अजीब सा बंदा क्रीप बनकर उठलक कर रहा होता है जैसे कोई वियर्डो, पर प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि सुआन की फ्रेंडशिप वैल्यू बढ़ गई है। दिमाग कुछ ऑफ लगता है इसका भी। फिर वो शॉपकीपर को बोलता है कि दोनों वॉचेस पैक कर दो। साइड का बंदा शॉक में रह जाता है और जो लड़की 6 फुटबॉल टीम्स को टक्कर दे चुकी है वो भी शॉक में हो जाती है कि बंदा असली में अमीर है, सिर्फ एक्टिंग नहीं। उसी टाइम प्रोटैगनिस्ट सुआन को विमेन्स वॉचेस दिखाने बोलता है और कहता है कि 2 चुन लो। सेल्समैन एक डायमंड वाली फ्लैशी 150K की वॉच दिखाता है। सुआन पहनकर ही चमक जाती है, फिर हम्बल बनने की कोशिश करती है और 380K वाली एक और वॉच ट्राई करने बोलती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सीधा बोल देता है कि कार्ड में दोनों ऐड कर दो, वो दोनों भी लेगा। सुआन खुशी से रिस्ट छूते हुए थैंक्स बोलती रहती है, पर कहती है कि इतनी महंगी चीज लेके घूमना ठीक नहीं। प्रोटैगनिस्ट बोलता है टेंशन मत ले, तुम मेरे लिए बहुत पैसा कमाएगी। हाउएवर फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और बोलती है कि बेटर होगा अगर वो दोनों वॉचेस अपनी माँ को दे दे। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि जो वॉच उसके रिस्ट पर है वो सिर्फ यंग वुमन पर सूट करती है। उसकी माँ अगर ऐसी फ्लैशी वॉच पहनकर बाहर निकलेगी तो लोग हंसेंगे। वो पूछता है कि क्या वो सच में रिफ्यूज करेगी, और सुआन वहीं कंफ्यूज सी खड़ी होती है, सोचती नहीं समझ पा रही, पर फिर बोलती है ठीक है। सच में वो काफी जेनरस बॉस निकला। तभी सेल्समैन कार्ड लेकर आता है, बोलता है पेमेंट अप्रूव हो गया, और रू अंदर ही अंदर जलन से मर रही होती है कि कैसी फिल्दी लड़की जैसे सुआन के हाथ में उससे ज्यादा महंगी वॉच कैसे आ गई। उधर बुढ़ा हेजिटेंट हो रहा होता है। वो उस मॉडल का पूछता है जो शॉप में होता ही नहीं और सीधा बोल देता है शेम है, अवेलेबल नहीं, हम बाद में आएंगे। सेलर मिस लिंड्रू से पूछता है क्या वो रिजर्वेशन करवाना चाहेगी या कोई और देखना चाहेगी, पर ऑब्वियसली उसके पास पैसे नहीं, तो बस बोलती है बाद में देखेंगे। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट मिशन कंप्लीट कर लेता है और उसे 3x कैशबैक मिलता है। वाह भाई, लड़का सच में पैसा उड़ाने आया है। फिर वो बैक स्टोर जाते हैं और सेम सीन रिपीट होता है। अंदर गए, देखा और बोला ये ले लो। काउंटर वाली लड़की इंप्रेस हो जाती है, कहती है वो VIP कस्टमर्स बन गए। स्लाई सुआन एक्साइटमेंट में हाथ तक कांप रही होती है। रात को सुआन के घर पहुंचते हैं और वो ऑब्वियस ऑफर देती है कि अंदर आके पानी पियोगे, लेकिन प्रोटैगनिस्ट गेम प्ले करता है, बोलता है ऊपर जाना डेंजरस है, कुछ हो सकता है। वाओ, और वो सच में रुक जाती है, बस सोचती रह जाती है जब वो चला जाता है। अरे विलेन वाला टैक्टिक था, उसने कहा नहीं, और सुआन डिसअपॉइंटेड सी होती है, सोचती है क्या वो सच में इंटरेस्टेड नहीं। अरे मेरी बेटी, तुम क्या पोजीशंस इमेजिन कर रही हो, आर्टिस्ट को भी शर्म आ जाए। घर पहुंच के मेड हमारे बॉय का इंतजार कर रही होती है और हमारा हीरो हमेशा की तरह स्विमिंग पूल से निकलता है जब वो टॉवल लेके स्टैचू की तरह खड़ी होती है। जिस लड़की ने उसका रूम हैंडल किया था वो काफी इंप्रेस हो गई, क्योंकि इतने सालों में बहुत कम लोग VIP रूम 2 दिन से ज्यादा लेते हैं, लेकिन ये बंदा तो लगता है पूरा हफ्ता रुकने वाला है, इसलिए उसे सोचा कि सर्विस बिल्कुल परफेक्ट देनी पड़ेगी। उधर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि यहाँ का खास खाना क्या है। वो बोलती है कि होटल में चाइनीज, इटालियन, फ्रेंच, जापानीज सब टॉप फूड मिलता है और एक स्पेशल गोल्डन फिश भी होती है जिसमें कोई महंगी ट्रफल लगी होती है। वो थैंक्स करता है और शायद वो ही ऑर्डर करता, पर साथ ही मसाज भी मांग लेता है। और बस फिर वो सीन शुरू। मैं तो पहले ही डर गया था, क्योंकि बंदा हमेशा अपनी अजीब सी चिड़िया वाली अंडरवेयर में लटका होता है। वो बेचारा सोच रहा होता है कि मसाज आसान होगा, पर यहाँ तो ग्रेविटी उसको अलग ही फील करा रही होती है। ऊपर से अरोमा थेरेपी भी चल रही होती है, जिससे वो और शॉक में आ जाता है। गर्ल बस बोल रही होती है कि रिलैक्स करो, ये नॉर्मल है। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड है कि क्या ये पैकेज का हिस्सा है या कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है। ओ भाई, मुझे भी नहीं पता कितना कंप्लीट था सर्विस। फिर वो लड़की बोलती है कि कल वो उसका वेट करेगी क्योंकि उसे कार मीट लेके जाना है। लड़का सोचता है कि शायद सब नॉर्मल ही था, उसकी इमेजिनेशन ही ज्यादा भाग गई। अगले दिन कार इवेंट में पहुंचते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट दुनिया का सबसे बेकारा स्टाइल पहनकर आता है। उसकी टाई देखकर आंखें दुख जाती हैं, और वो चिन फैन ब्लॉन्ड वाला बंदा लास्ट मोमेंट पर आया ही नहीं, पर कोई बात नहीं, पैसा खुद ही उड़ा लेगा। प्रॉब्लम यही थी कि वहां के कार्स उसकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल नीचे निकले। सबसे महंगी कार अब तक 2.2 मिलियन की थी, पर फिर उसकी नजर एक बड़े क्राउड पर पड़ती है और वो देखने जाता है कि ये क्या चल रहा है। लेकिन वह गाड़ी नहीं बल्कि जो यंग सबका अटेंशन ले रही होती है, वही प्लेन वाली इनोसेंट क्लास टॉपर। और वो सोचता है ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। तब एक सिंप उससे लाइन मार रहा होता है, बोलता है शिफ्ट कब खत्म होगा, चलो डेट पे चलते हैं। पर उसका दोस्त कह रहा होता है मत बुलाए इसे, ये अपने आप को सबसे ऊपर समझती है। जू यिंग हिलती डुलती कंफ्यूज सी हंस रही होती है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट आ जाता है, बोलता है अरे ये कौन सा स्कूल मीटिंग चल रहा है जिसे मुझे इनवाइट ही नहीं किया गया। एक बंदा तुरंत बोलता है कि उसे लगा वो आएगा ही नहीं। प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता था क्या।
और ग्रुप का एक लड़का अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि उन्होंने जानबूझकर दूसरा ग्रुप बनाया था ताकि ये बंदा ना आए, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है। उधर साइड में लड़के आपस में इसके बारे में फुसफुस कर रहे हैं और लड़कियां पूछ रही हैं कि इतने थोड़े टाइम में ये और ज्यादा हैंडसम कैसे लग रहा है। कोई बोलती है शंघाइया के सर्जरी करवा ली क्या। ग्रीन हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है कि हाँ थोड़ा बेटर लग रहा है पर फिर भी मेरे जैसा नहीं। जनांग हंसकर बोलता है तो सब यहाँ क्या कर रहे हो, कार खरीदने आए हो क्या। क्लाउन ड्रेस वाली लड़की बोलती है बिल्कुल नहीं, हमारे पास पैसा थोड़ी है, सिर्फ एंट्रेंस पे कुछ लोग मिले तो फोटोज लेने आ गए और पता चला कि जो यंग यहाँ काम कर रही है तो सब आ गए। तब प्रोटैगनिस्ट अपने सिस्टम में देखकर हैरान होता है कि उसकी फ्रेंड जो रिसेंट ग्रेजुएट हुई उसके पास फ्रेंड्स 30 हो गए और फ्रेंडशिप 90, मतलब सीधा इजी मोड। पर्पल हेयर वाली लड़की के पास फ्रेंड्स सिर्फ 2 और फ्रेंडशिप 75 दिख रहा होता है। वाह, लेकिन वो लड़की तो 85 लग रही है। हे भगवान, यहाँ के नंबर सिस्टम बिल्कुल उल्टे पुल्टे हैं। मैं तो कहूँ 60 लगती है, या शायद कुछ स्पेशल छुपा रही हो, कौन जाने। पर प्रोटैगनिस्ट ये सोच रहा होता है कि इन सब लड़कियों की फ्रेंडशिप इतनी हाई कैसे है जब इन्होंने कभी उसे पसंद नहीं किया, क्लास में बात तक नहीं करती की। तब ऑरेंज हेयर वाली गुस्सा होकर पूछती है कि ये क्या नौटंकी चालू है और वो यहाँ क्या कर रहा है। पर प्रोटैगनिस्ट सबकी बातें इग्नोर करके सीधा जो यिंग को हाय बोलता है और कहता है कि वो उस दिन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। जो यिंग झुककर प्यार से पूछती है कि क्या वो भी यहाँ कार देखने आया है। वो बोलता है हाँ, एक कार लेने का प्लान है। तब उसका दोस्त तुरंत बोलता है भाई होश में आ, तू तो स्कूल इलेक्ट्रिक स्कूटी पे आता था और अब कार की बातें कर रहा है। फिर वो बंदा अलग अलग कार्स के प्राइसेस गिनाने लगता है। प्रोटैगनिस्ट हंसते हुए बोलता है वाह क्लास प्रेसिडेंट, सुपर कार्स का इतना ज्ञान, बस अफसोस खुद खरीदता नहीं। अरे भाई, प्रोटैगनिस्ट ने उसकी वहीं खड़ी बेइज्जती कर दी। जो यिंग भी बोलती है हट जाओ थोड़ा, काम डिस्टर्ब हो रहा है। अचानक प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ फेस पर रख के कहता है कि वो कार देखने आया है क्योंकि उसके फैमिली ने बोला है यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो गिफ्ट मिलेगा। जो यिंग थोड़ा अपवर्ड होकर बोलती है कि उसे कार्स का कुछ पता नहीं, किसी और से पूछ ले। लेकिन बंदा रुका ही नहीं, बोलता है कि उसे सब कुछ जो यिंग के साथ सीखने में अच्छा लगेगा। तब जांग बोलता है भाई उसने कह दिया ना कुछ नहीं पता, या तू सिर्फ गॉडेस से बातें करने आया है। पर प्रोटैगनिस्ट उसे बोलता है बीच में मत आ। वो बंदा भी वहीं खड़ा सबको इरिटेट कर रहा होता है। पर तब प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि अगर वो कार खरीद ले तो क्या मॉडल भी साथ मिलती है। जो यिंग हंसी रोकर बोलती है कि बकवास मत करो और उसका दोस्त भी बोलता है कि जैसे इसके पास पैसे होंगे ऐसी बात करने के लिए। तभी उसका मैनेजर आ जाता है और डांट देता है कि वो रोज 2000 कमाती है, ये यहाँ दोस्तों से बातें करने नहीं आई। बेचारी सीधा सुन लेती है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है वाह ज़्यूडोंग, तू लड़की से बात कर रहा था और उसकी नौकरी खतरे में डाल दी, कितना इर्रिस्पॉन्सिबल है तू। फिर प्रोटैगनिस्ट डीलर से बोलता है कि कार तो ठीक ठाक है लेकिन मॉडल ने कार को सुंदर दिखा दिया। तो वो पूछता है कि क्या मॉडल भी साथ मिलती है। तुरंत शोरूम का बॉस अपनी घड़ी देखते हुए बोलता है कि हाँ, व्हीकल के साथ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जरूर आती है। कोई डबल मीनिंग चल रहा था पर हमारा बॉय सीधा बोलता है चलो कार्ड स्वाइप कर दो। तब स्कूल वाले दोस्त शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं क्या दिमाग खराब हो गया है, यहाँ 8 मिलियन की बात हो रही है और ये ड्रामा कर रहा है। और जो लड़का फुटबॉल टीम डिस्ट्रॉयर टाइप का था वो ऑलरेडी एक्साइटेड होकर कांप रहा होता है। फिर ली श्वांग जैंगचेंग को बोलती है कि इतना एटीट्यूड मत दिखा, वो यहाँ अपनी बेइज्जती कराएगा और जो यिंग की जॉब भी चली जाएगी। पर प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि वो कार उसी की वजह से खरीद रहा है, उसे ही फायदा मिलेगा। बॉस भी हाँ बोल देता है कि अगर लड़का सच में खरीद लेता है तो कमीशन जो यिंग को ही मिलेगी। वाह, उसका फ्रेंडशिप लेवल तुरंत 82 हो जाता है। चीजें तेज हो रही हैं और ज़्यूडोंग पूछता है कि क्या ये बंदा वाकई लेजेंडरी ट्रिक करेगा। उप्स, मेरी कार्ड फ्रीज हो गई, मैं किसी को फोन करके आता हूँ, और फिर भाग जाएगा। प्रोटैगनिस्ट बॉस को बोलता है कि कार्ड स्वाइप करो जल्दी, उसे बहुत जल्दी है। बस फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है और बॉस उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि वो अभी पेपर वर्क प्रिपेयर करेगा और जो यिंग को बोलता है कि वो बॉय का ध्यान रखे। ज़्यूडोंग तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि ये बंदा अचानक 8 मिलियन कैसे उड़ा गया। ग्रीन हेड लड़का शॉक में है कि ये बंदा स्कूल में इतना लो प्रोफाइल था और दूसरी लड़की का फ्रेंडशिप 95 तक चला गया। अब तो लगता है बाथरूम जाके कपड़े बदलने पड़ेंगे इसको। वो कह रही है कि वो कार में बैठ सकती है पर पर्पल हेड लड़का बोलता है कि ये 2 सीटर है, जगह ही नहीं है। लेकिन 95 वाली लड़की बोलती है कि जो यिंग को वापस काम पर जाना है और कार सेल करनी है। प्रोटैगनिस्ट भी हैरान है कि इस लड़की का फ्रेंडशिप लेवल इतना फास्ट क्यों बढ़ रहा है, कुछ तो ऑफ है। तभी वो थोड़ा छेड़ता हुआ बोलता है कि सिर्फ जो यिंग ही इस कार में अच्छी लगेगी। तब लड़की बोलती है कि उसने सुना है कि प्रोटैगनिस्ट का ब्रेकअप शाओ से हो गया और शायद जो यिंग ने उसे छीन लिया। इसका प्लान क्लियरली ये है कि दोनों के बीच ऑकवर्डनेस क्रिएट हो। जो यिंग भी इस बात में इंटरेस्ट लेती है। वो सोच रही थी कि प्रोटैगनिस्ट और शाओ अभी भी साथ है। जांग तुरंत बचाता है और बोलता है कि ब्रेकअप का जो से कोई लेने देना नहीं, हालांकि वो मानता है कि कोई भी लड़का उस पर फिदा हो जाएगा। तब एक फ्रेंड उसकी वॉच देखकर बोलता है कि कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या ये स्कूल में सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि वो बस क्वाइट लाइफ जी रहा था, पर अब स्कूल खत्म हुआ तो उसके पेरेंट्स ने उससे रिवॉर्ड दिया और वो रेजिस्ट नहीं कर पाया।
फिर जुडोंग ग्रुप को बोलता है कि चल भाई लोग चलते हैं, यहाँ देखने लायक कुछ नहीं बचा। लेकिन 95 वाली नॉटी लड़की फिर भी इंसिस्ट करती है और प्रोटैगनिस्ट को डिनर के लिए इनवाइट करती है। प्रोटैगनिस्ट मना कर देता है और बोलता है कि हांगचोंग में होगा तब बात कर लेंगे। सुन के लड़की और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है उसके पास उसका नंबर है, बस कॉल कर देना। लगता है यही वो सिटी है जहां वो पहले रहता था, जहां उसे शायद कभी वापस नहीं जाना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट जॉइंग को बोलता है कि वापस काम पर लग जाओ, वो थोड़ा और इधर उधर देख लेगा। जॉइंग थैंक्स करती है, पर वो कहता है इतना पोलाइट क्यों हो रही हो, हम अभी भी क्लासमेट्स हैं। तभी वो एक रेड कार के पास से गुजरता है और एक और सेल्स गर्ल भाग के आती है, बिल्कुल एक्साइटेड वे में, कार बेचने के मूड में। कैसे भाई, वही तो ऑलरेडी इमेजिन कर रहा होता है कि शियाशॉ के साथ इस कार में बैठा हुआ है। सच्ची में अजीब बंदा है ये, इसका सोल ही अजीब टाइप का है। सेल्स वुमन बताती है कि कार का प्राइस 9.5 मिलियन है, पर फिर टिपिकल सेल्स टैक्टिक्स चलाती है। बोलती है इतने साल का मेंटेनेंस फ्री मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। प्रोटैगनिस्ट सीधा बोलता है कार्ड में डाल दो, और साथ ही बोलता है डिलीवरी सेरेमनी भी चाहिए, शायद शियाशा को किसी स्पेशल तरीके से भेजने का प्लान है। सेल्स वुमन बोलती है ये तो मिनिमम है, वो जो चाहे चूज कर सकता है, डिलीवरी एग्जैक्टली वैसे ही होगी जैसे वो चाहेगा। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी एक लड़की उसी कार के अंदर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। वो बोलती है कि ये रेड रंग में जो शाइन है ना, वो प्योर फेमिनिन चार्म देता है, और पूछती है कि लाइव में जो बॉयज देख रहे हैं क्या कोई इस कार में इंटरेस्टेड है। लाइव वाले बोलते हैं कार उतनी प्रिटी नहीं है, पर स्टीमन इंसिस्ट करती है कि जिस लड़की को भी ये मिलेगी वो प्यार में पड़ जाएगी। अचानक वो हमारे बॉय को अपनी स्ट्रीम में घुसा देती है, बोलती है कि लोग इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये लड़की बोल रही होती है कि ये बंदा कार खरीद चुका है और पक्का अच्छा करेगा, अगर 3000 लाइक्स आ गए तो वो इससे इंटरव्यू करेगी और ये बताएगा कि कार कैसी लगती है वान। लेकिन तब सेलर आ जाता है और सीधा पूछता है कि मैम अब कार खरीदने आई हो या इधर फालतू तमाशा करने। पूरी बेचारी फटकार खा लेती है और कंफ्यूज होकर बोलती है कि मैं तो बस देख रही थी, क्या प्रॉब्लम है। सेलर बोलता है कि दूर रहो, नहीं तो प्रूव करो कि तुम्हारे पास कार खरीदने लायक पैसे हैं। लड़की शॉक में बोलती है कि उसने तो देखा ये बच्चा कार में बैठा था। सेलर बोलती है हाँ, क्योंकि उसने कार खरीदी है इसलिए। लाइव में बेचारे लोग क्लाउन मेकअप वाली को देख के दुखी हो रहे होते हैं, जबकि जोइंग सोच रही होती है कि यकीन नहीं होता प्रोटैगनिस्ट ने सच में अचानक 20 मिलियन उड़ा दिए। हो के 2 घंटे बाद प्रोटैगनिस्ट स्ट्रेच करता है, आखिर सारे पेपर साइन हो गए और सेलर उसे कीज दे रहा होता है। सिस्टम ने तो उसकी नंबर प्लेट भी चूज कर दी थी। तब एक बंदा प्लेट लेकर आता है, फिट करता है, और खुद सेलर भी शॉक हो जाता है देखकर कि प्लेट पर JC लिखा है, यानी जैंग चैंग। बंदा सच में पैसा और इन्फ्लुएंस वाला है। प्रोटैगनिस्ट कैजुअल बोलता है कि कुछ खास नहीं, पहले से रिजर्व की थी। सेलर को ये बात पसंद नहीं आती, उसको लगता है लड़का इन्फ्लुएंस छुपा रहा है और उसे बेवकूफ समझ रहा है, पर वो बस मुस्कुरा के बोलता है कि वाह बेटा, प्लानिंग पहले से कर रखी। फिर सीधा एक ट्विस्टेड पोज में खड़ा स्टाफ बुलाता है कि सब रेडी है। बॉस अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये लड़का कौन सी खानदान से है। थोड़ी देर बाद जो वहां आ जाती है हमारे बॉय को थैंक्स बोलते हुए कि आज बहुत मदद की, आज अचानक मिल गए हो तो चलो डिनर चलते हैं। प्रोटैगनिस्ट हाँ बोलने ही वाला होता है कि तभी फोन आता है ग्रीन हेयर वाले दोस्त का। वो बोलता है कि उसे डंप कर दिया गया है और अगर प्रोटैगनिस्ट अभी तुरंत आके उसे हैंडल नहीं करेगा तो वो सीधा नदी में कूदकर जान दे देगा। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। अचानक से ये पागल बंदा कॉल कर रहा होता है और प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि चलो बाद में मिलकर कुछ पीने खाने का प्लान कर लेंगे, पहले दोस्त को हैंडल करना पड़ेगा। लड़की थोड़ी शर्माते हुए बोलती है कि ठीक है, उससे हमेशा लगा था ये ग्रीन हेयर वाला लड़का शू याओ को पसंद करता है। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट बाहर पहुंचता है और पूछता है कि क्या वो नदी में कूदने वाला ड्रामा अभी भी चल रहा है। फिर रोता हुआ बोलता है भाई मुझे पता चला कि मैं तो SMP हूँ यार, सोच सकता है, बहुत बुरा लग रहा है। वो हमेशा मुझे कमांड देती थी पर मुझे लगता था वो मुझे पसंद करती है, लेकिन जैसे ही लियोंग ने उससे थोड़ा अटेंशन दिया तो उसने मुझे छोड़ दिया। प्रोटैगनिस्ट पूछता है हुआ क्या था, तो बंदा बोलता है कि वो दोनों को फॉलो किया और उनको मेकआउट करते और बहुत कुछ करते देखा जिससे उसका दिल टूट गया। ओ भाई, बेटा का तो कुछ बचा ही नहीं। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि तुम्हारा उनके साथ कुछ प्रॉपर्ली शुरू ही नहीं हुआ था तो दिल क्यों इतना टूट रहा है, पर बंदा रोना नहीं रोक रहा। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उस लड़की से दूर रहना ही बेहतर है। मैं लगता है वो वाली लड़की 95 वाली है, क्योंकि बेचारा जुडोंग कोई बीमारी ही पकड़ लेगा। वाओ, प्रोटैगनिस्ट ने सीधा हार्डकोर बोल दिया। दोस्त पूछता है एक्सप्लेन कर, और प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि लगता है उस लड़की की लाइफ पूरी मेसी थी और तुझे सिर्फ इतना समझना है कि तू एक बॉम्ब से बच गया है। दोस्त बोलता है समझ गया, थैंक यू बोलता है, और दोनों चीयर्स करते हैं। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट टैक्सी लेकर वहां से निकल रहा होता है। प्रोटैगनिस्ट कार में बैठा होता है मैसेज सेंड करने के लिए, जब अचानक एक चैनली आ जाती है। 65 पार्टनर्स, सही सुना। आर्टिस्ट तो लगता है एक दिन में 1000 का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का प्लान बना रहा हूं।
लड़की बोलती है कि ये उसके बॉयफ्रेंड की कार है, इसलिए बेहतर होगा कि वो हाथ हटा दे और दूर हो जाए, वरना डैमेज का पैसे भरना पड़ेगा। पर जैसे ही वो उसके चेहरे को ढंग से देखती है, अचानक कंफ्यूज हो जाती है। बोलती है कि शायद वो थोड़ी ड्रिंक कर चुकी है और प्रोटैगनिस्ट उसके बॉयफ्रेंड जैसा लग रहा है। इसको मैं सेडक्शन टेक्निक ही बोलूं। प्रोटैगनिस्ट उससे थोड़ा टाइट लेता है, बोलता है कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड के आसपास भी नहीं लगती। वाओ, यहाँ लड़की इतनी डेस्परेट लग रही कि लगता है किडनी ही चुरा ली। फिर से बोलती है कि वो पबजी खेलती है और गेम जीतने के 10 तरीके जानती है। पूछती है कि क्या वो उसके साथ एक मैच खेलना चाहेगा। प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता, सीधा बोल देता है कि उसे ऑनर ऑफ किंग्स पसंद है। तो दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और जबरदस्त मानवा एक्सप्लेन के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर। वैसे कहने को है